एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है, a car of mass m is driving with acceleration a। एक कार है बेटा और ये इसका मास m है और ये चल रहा है a एक्सेलरेशन से। सुनिए सुनिए प्लीज, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। a car of mass m is driving, यानी उसे चलाया जा रहा है with acceleration a along a straight level road अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फोर्स R। यानी बेटा एक कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है R और उस R के आगे, जैसे हो सकता है एयर का फ्रिक्शन हो या हो सकता है रोड का फ्रिक्शन, जो भी है उसके अगेंस्ट ये गाड़ी को चलाया जा रहा है A एक्सेलरेशन से। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज v, जब इस कार की वेलोसिटी हो गई v, जब इस कार की वेलोसिटी क्या हो गई v हो गया, एक्सेलरेशन तो ही वेलोसिटी बढ़ेगी। किसी इंस्टेंट में जब कार की वेलोसिटी v है तो द रेट एट व्हिच द इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क, तो बोलता है रेट ऑफ वर्क डन, यानी रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर, यानी जो इसका इंजन है वो कितने रेट से वर्क करेगा। तो देखिए यह जो सवाल है इसमें सबसे पहले इंजन के द्वारा मतलब कुल मिला के फोर्स कोई ना कोई आगे लग रहा होगा, तभी तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना भाई, आगे लग रहा होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पर दरअसल रोड का फ्रिक्शन पीछे नहीं, रोड का फ्रिक्शन किधर रहेगा, आगे, क्योंकि रोड के फ्रिक्शन की वजह से तो गाड़ी चल पाती है। ये एयर रेजिस्टेंस होगा, क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस। अब रोड जैसे आप एक्सीलरेटर दबाते हैं गाड़ी का तो इंजन जो है वो वर्क करता है, दरअसल क्या होता है उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स जो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन वो आगे लगता है, वही इसे एक्सेलरेट कराता है। कुल मिलाकर के बेटा यही फोर्स के द्वारा मुझे पावर बताना है। तो पहले फोर्स चाहिए, कोई भी देख सकता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, एक्सेलरेशन आगे तो F बड़ा F R छोटा, F माइनस R बराबर ma, तो F इज इक्वल टू हो गया R प्लस ma। R प्लस ma इज द फोर्स और इसी फोर्स का पावर पूछ रहा है, इंजन द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसका पावर, तो P बराबर हो गया F इंटू V। किसी इंस्टेंट पे V वेलोसिटी जब है उसका पूछ रहा है तो F इंटू V करना है, यानी R प्लस ma इंटू V, ये हो जाएगा पावर। ये हमारा आंसर है। आई बात समझ में? आसान था, आसान था ना? ठीक, चलिए एक काम करते हैं, पहले सेंटर ऑफ मास थोड़ा फिनिश कर लेगा। लिखिएगा लिखिएगा अरे न्यूटन्स का मोशन भूल गई, आगे एक्सेलरेट हो तो आगे वाला फोर्स बड़ा होगा, नेट फोर्स F माइनस R होगा। देखिए देखिए बेटा प्लीज प्लीज सुनिए, अब हम यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का मोशन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से प्लीज, अरे बातें नहीं करो। देखिए तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन कह रहा है, सेंटर ऑफ मास की गति, मोशन। तो देखिए सबसे पहली बात बेटा, अगर मुझसे कहता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। पहले हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पे चर्चा करनी है, बात करनी है। तो देखो बात हम ये करेंगे कि देखो जैसे मान लो हम बोलते एक ब्लॉक है सर और वो सामने चल रहा है स्ट्रेट रोड पे, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो हम बोलते हैं कि अगर इसमें वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो हम ये बोलते हैं कि एवरी पॉइंट में वेलोसिटी 2 एवरी पॉइंट की वेलोसिटी 2 है और इसका सेंटर ऑफ मास में भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ये बेटा, और जिसमें की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है ना। अब जैसे देखिए बहुत आराम से सुनिएगा, तो अगर मैं बोलूं कि v वेलोसिटी है बॉडी में, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या होगी, v। ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है, इसमें ये सीधा सीधा चल रहा, पलटी नहीं खा रहा है, पलट नहीं रहा है, टॉपल नहीं कर रहा, टर्निंग नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम जैसे मान लीजिए एक रॉड लेते हैं, जैसे लेट अस सपोज, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मैं बोलूं ये रॉड है ना, रिजिड बॉडी है। अब मैं इसमें सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन बोलूं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन भी है, तो अगर ऐसा दिखता है
कि इफ बॉडी हैविंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन, बॉडी में केवल स्ट्रेट लाइन मोशन है और उसमें वेलोसिटी v है, तो इस बात को पढ़ करके हमारा कॉमन सेंस ये माइंड कहता है कि अगर बॉडी में वेलोसिटी v है, इसके सेंटर ऑफ मास में भी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। होगी कि नहीं होगी? यानी अगर मैं बोलूं सेंटर ऑफ मास जो कि सेंटर पर है वो v वेलोसिटी होगी। बोलो क्लियर? अब बेटा जैसे मान के चलिए, बहुत आराम से सुनिएगा, लेट अस सपोज अगर मुझसे कहे कि यह कोई रॉड है और मान लीजिए मुझसे कहे इस एंड की वेलोसिटी है v1 और ये वाला एंड थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी है v2 है। अब मुझसे कहेगा कि चलिए सर सेंटर ऑफ मास में ना वेलोसिटी बताइए, है ना, सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी बताइए। हम यहाँ कहेंगे कि ये जो रॉड है वो ट्रांसलेटरी मोशन ही नहीं कर रहा है, सिर्फ ये रोटेट भी कर रहा होगा, क्योंकि अगर केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता तो जितनी वेलोसिटी इसमें है उतने हर पॉइंट में वेलोसिटी सेम होती, बट यहाँ v2 है, यहाँ v1, ये v1 कम है, इसलिए जो वेक्टर की लेंथ है वो कम बनाया मैंने, ये v2 मैंने मान लिया ज्यादा है, अब यहाँ पर लेंथ बड़ा है। तो अब यहाँ पर मुझसे कहेगा कि यार सेंटर ऑफ मास की सर वेलोसिटी बताइए, क्या v1 होगा या v2 होगा, क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग करते क्या बच्चों, बेसिकली हम ऐसे मानेंगे कि देखिए ऐसा लगता है जैसे देखिए ये वेक्टर है, इसका टेल यहाँ है और ये हेड है, ये वेक्टर है और इसका हेड यहाँ, ये टेल यहाँ है। पहले इस वेक्टर के टेल के परपेंडिकुलर एक लाइन प्लॉट करिए और फिर इस वेक्टर के टेल के परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट करिए। हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक ही हो जाएगी, हो जाएगी ना? देख रहे हैं एक ही लाइन हो जाएगी ना? देखिए लाइन ऐसे चल रहा है जिसके टेल के परपेंडिकुलर है और ये जो वेक्टर है ये टेल है जिसके परपेंडिकुलर, ये कॉमन लाइन है। तो बेटा ये लाइन को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ऐसे। अब इनके हेड को मिलाता हूं, ये हेड है, ये हेड है। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर मैं हेड को मिलाऊंगा तो ये ऐसे करके हेड मिला दिया। जब हम हेड मिलाते हैं और इसको पीछे क्यों बढ़ाते हैं तो ये लाइन कहीं यहाँ कट रही है, ये बोर्ड पे ये दिख रहा है ना? अच्छा देखिए बेटा, तो यहाँ पर कटेगी, तो यहाँ पर जब कटेगी तो ये जो है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइन का। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा एपियर होता है कि रॉड इस पॉइंट के अबाउट पूरा रोटेटरी मोशन है, सर्कुलर मोशन है, ऐसे सर्कुलर मोशन करता हुआ उस केवल उस इंस्टेंट पे ऐसा मालूम पड़ेगा, है ना? ऐसा लगेगा सेंटर और इसके अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है तो मैं बोलूंगा सर बहुत इजी है। देखिए कैसे, देखिए रॉड की लेंथ l है, ओके भाई रॉड की लेंथ l है, ठीक है भाई रॉड की लेंथ l है। अब ये सेंटर लग रहा है, माना कि ये x सपोज कर लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं x ये लेंथ है। तो हम सर्कुलर मोशन में पढ़े हैं कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, इस एंड को एक पार्टिकल की तरह सोचो, ऐसे घूम रहा है तो इसमें वेलोसिटी v1 है, रेडियस x और ओमेगा है। तो हम लोग v r और ओमेगा में रिलेशन पढ़ा करते थे सर्कुलर मोशन में, v बराबर r ओमेगा। तो यहां पर बोलेंगे v1 बराबर हो गया x ओमेगा, ये पहला इक्वेशन है। अब उसके बाद इसको देखें, ऐसा लग रहा है ये इधर सेंटर है और ये ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेलोसिटी v2 है और रेडियस हो गया l प्लस x। तो अगर मैं देखूं तो v2 बराबर हो गया l प्लस x इंटू ओमेगा, है ना? अब एक काम करता हूं बच्चों, v2 बराबर मैं इसमें लिख देता हूं ओमेगा l प्लस ओमेगा x, है ना? ये देखिए x ओमेगा, अब x ओमेगा की वैल्यू कितना है, v1 है। बोलो क्लियर? अब यहां पर मैं ऐसा करता हूं कि v1 उठा के इधर ले आता हूं, तो v2 माइनस v1 बराबर हो गया ओमेगा l। बोलो क्लियर? तो एंगुलर वेलोसिटी मेरे पास आ गया v2 माइनस v1 अपॉन l। बोलो ओमेगा समझ में आ रही है? अब देखिए मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी थी, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच है, यूनिफॉर्म रॉड है, सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी, तो बोलेंगे सर देखो सेंटर ऑफ मास एक पार्टिकल की तरह ऐसे घूम रहा है और v बराबर क्या होगा r ओमेगा। अब रेडियस कितनी होगी भाई, तो l/2 ये लेंथ है और ये x हो गया, तो यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं, तो v कॉम बराबर हो गया, पहले यहां तक लिख लो यार, जगह नहीं है पहले लिख लिया।
गया, इधर मिटाओ क्या इस साइड। अब ध्यान दीजिए, अगर मुझे v कॉम सॉल्व करना है तो v कॉम बराबर होगा x प्लस एल बाई 2 ओमेगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम एक काम करें, v कॉम अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं पहले ब्रैकेट तो खोलूं, x ओमेगा प्लस ओमेगा एल बाई 2। एक बात बताओ बेटा, x ओमेगा मालूम है क्या, कहीं पर देखना कुछ इधर लिखे हुए तुम्हें कहीं पर x ओमेगा मालूम, फर्स्ट इक्वेशन में v1 है तो मैं x ओमेगा की जगह v1 लिखूंगा, और ओमेगा एल क्यों ना ऐसा करें, ओमेगा एल की वैल्यू यही ले लेते हैं v2 माइनस v1, क्यों भाई डायरेक्ट ले लेते हैं, तो v2 माइनस v1 बाई 2 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा v1 टू v1 प्लस v2 माइनस v1। तो हमारे पास जो रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, देखो 2v1 में से v1 जाएगा तो v1 प्लस v2 बाई 2 होगा। इस तरह से देखिए हमने इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर लिया। बात समझ में आ रही है? वो बहुत दिन से नहीं आ रहा था। लिख पड़े बच्चों, मिटाया जाए। देखिए इधर मिटा रहा हूं है ना, इस साइड, आराम से धैर्य के साथ, धैर्य के, हाँ लिखो जल्दी से प्लीज, लिखो जल्दी जल्दी। तो यहां पर बेटा बेसिक सी बात यह है कि हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को सॉल्व करना सीखा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर कभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे दे, जैसे मान लो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, एक सिस्टम है पार्टिकल्स का सिस्टम, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछता है, तो यहां पर बेटा हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनिएगा। देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कह रहा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं ये सुनिए। अगर सिस्टम में जैसे कि पार्टिकल का सिस्टम है, एक पार्टिकल इधर जा रहा हो v1 वेक्टर से m1 मास, एक पार्टिकल इधर चल रहा हो m2 मास का v2 वेक्टर की वेलोसिटी है, एक में वेलोसिटी इधर है, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल एक सिस्टम के अंदर हैं। और बेटा सुनिए, पहले आराम से सुनिए, और बेटा हमसे कहता है कि इस सिस्टम का अपना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, चलो भाई सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता। उस केस में हम लोग जिस तरह से पोजीशन का फॉर्मूला याद करते थे, r वेक्टर कॉम बराबर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर, जैसे पार्टिकल का सिस्टम रहता था तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला पढ़े थे, उसी प्रकार उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यही पहुंचोगे। तो अपन को सीधा सीधा याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हमें जितने भी हैं, 2 पार्टिकल है 3 पार्टिकल है, ये सीक्वेंस जारी रहेगा जितने पार्टिकल्स हो उसके अंदर सिस्टम में। इस तरह से हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को सॉल्व करना है। बोलो क्लियर? फिर सुनिए बेटा, अगर मान लीजिए मुझसे कहता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रुक जाइए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रुकिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, प्लीज सुनिए। अब यहां पर बेटा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वह, रुकिएगा पहले ध्यान से सुनिएगा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वह सुनिए। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन है। हम लोग अभी तक ऐसा पढ़ा करते थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन है, वर्क पर एनर्जी है, हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि जैसे ये फोर्स है और मान लीजिए F1 फोर्स लग रहा है, पीछे F2 फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर,
और मैं बोलता था बेटा इधर की तरफ F1 बड़ा है तो इधर एक्सेलरेशन होगा। चलिए भाई एक्सेलरेशन को सॉल्व करिए। तो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते थे कि F1 माइनस F2 बराबर ma होता है, और इस तरह से हम a को सॉल्व किया करते थे, जो कि बहुत ही सिंपल होता था, है ना। अब यहाँ पर बेटा दरअसल सुनिएगा ध्यान से, अब जो कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हैं सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर बेटा अगर कोई रिजिड बॉडी है, इसका अपना कोई सेंटर ऑफ मास होगा। हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लगा तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे फोर्स यहाँ लगा F1 ऐसे और F2 ऐसे, और अब मुझसे बोला कि भाई इस पहले तो बोला कि F1 ऐसे लग रहा है, F2 ऐसे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ है ना। वहां पर हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सेंटर ऑफ मास की बात नहीं कर रहे थे, बोलते F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, बात कर रहा है। यहाँ देखिए बेटा जरा गौर से सुनिए, वहां भी ये चीज लागू होता है, लेकिन वहां बोलते नहीं हम लोग, जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां खाली खाली सीधा सीधा चलता है, ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अब देखिए क्या ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये फोर्स सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बॉडी में ना टर्निंग इफेक्ट मिलने लगता है, बॉडी में ना रोटेशन मिलने लगेगा, बॉडी घूमने लगेगी। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊं, F1 आगे F2 पीछे, F1 माइनस F2 बराबर ma, तो दरअसल ये जो मास इनटू a वो बेसिकली a कौन होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है। वहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी यही होता है। वहां पर चूंकि ट्रांसलेटरी मोशन ओनली है, इसलिए पूरी बॉडी का एक्सेलरेशन कर लो, सेंटर ऑफ मास का बात एक ही है। यहाँ पर बेटा इसमें F1 यहाँ है, F2 यहाँ है। जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा के मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं तो दैट विल बिकम द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलेगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग, इस पॉइंट में एक्सेलरेशन अलग, इस पॉइंट में एक्सेलरेशन अलग। तो जब भी कभी ऐसा करते हैं तो ये बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देता है। बोलो क्लियर हुआ? अभी और बात करते हैं, देखो यहाँ पे तो कम वक्त जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मिटा दें, मिटा दें क्या? अरे सिरजन सिर घूम जाएगा तुम्हारा, सेंटर ऑफ मास चल रहा है, क्या कर रही हो? खतरा है इसमें, इधर उधर देखिए वो सेंटर ऑफ मास बाहर निकल जाएगा। देखिए बेटा अब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं, जोर से बोलो। ये कम वक्त आरों का चाल है। देखिए मुंडी पर मैं बोलना चाहता हूं, कृपया मुझे बोलने दें। आप लिखते हैं तो मुझे लगता है कि मैं कैसे बोलूं। छोड़ दो लक्ष्मी दीदी। देखो अच्छा बेटा एक बात मुझे समझाओ, एक रॉड है, अच्छा ये बताओ F1 फोर्स ऐसे लग रहा है, F2 फोर्स ऐसे लग रहा है। अगर आपसे बोले एक्सेलरेशन इन रॉड, रॉड में एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा कोई भी स्टूडेंट जरा सा भी भेजा रहता है वो बोलेगा सर ये सर कहीं ऐसा ना हो रोटेट हो जाए, हो सकता है F2 बड़ा होता है ऐसे घूमने लगेगा सर, चलते चलते घूम जाएगा। अरे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? आगे भी जाएगा और रोटेट भी करेगा। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर बेटा बोले बस एक्सेलरेशन इन रॉड, रॉड में एक्सेलरेशन, कुछ नहीं बोला। हमें समझना है कि यार एक्सेलरेशन रॉड का मतलब सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है एक्सेलरेशन? सेंटर ऑफ मास में। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो हम सीधा सीधा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। हम बोले सर फोर्स आगे F1 और F2, तो F1 प्लस F2
बराबर ma मास इनटू सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन। कितना सिंपल आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया F1 प्लस F2 अपॉन m। बात खत्म हो गई, है ना। मेरी बात समझ में आ रही कहानी। अब जैसे देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए बोलेगा कि एक पुली है, उसको उस पे रस्सी लपेटा हुआ बहुत सारा, ऐसे रस्सी लपेटा, रस्सी का एक एंड मैंने पकड़ लिया और ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया, पुली को ऐसे छोड़ दिया, तो पुली घूमते घूमते नीचे गिरेगी, गिरेगी ना। पुली ऐसे गिरेगी नीचे की तरफ, सुनेगा ध्यान से, ऐसे करके घूमते हुए नीचे गिरेगी, है ना। अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन बनाने के दौरान जो हमें मतलब कंसेप्ट बनाना है वो सुनिए। अब आप बोलेंगे सर इसमें एक्सेलेरेशन फाइंड कीजिए या कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो हम बोलेंगे सर पहले काम करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो mg डाउनवर्ड है, अच्छा ये टेंशन, स्ट्रिंग का टेंशन इधर खींचेगा। अब मैं बोलूंगा कि बेटा इसमें एक्सेलरेशन a है, तो एक्सेलरेशन a किसका है बेसिकली बताइए, ये किसका एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। और अब मैं बोलूंगा देखो न्यूटन्स लॉ मोशन लगाओ, तो आप बोलेंगे mg बड़ा t छोटा सा एक्सेलरेशन, तो ये सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है ना इसका, ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का हुआ, तो mg माइनस t इक्वल टू डायरेक्ट करेंगे ma, और इस तरह से एक्सेलरेशन का एक इक्वेशन हमने बना लिया। आगे फिर मैं आपको इसमें रोटेशन में टॉर्क पढ़ाऊंगा, तो टॉ बराबर आई अल्फा से फिर आप आराम से ए सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन लिखूंगा ये आपको भी आना चाहिए कि ए क्या है, ए कोई इधर का पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं या इधर पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं, बल्कि ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ए। बोलो क्लियर हो गया, लिखो पहले इसे जल्दी से। थोड़ा जल्दी प्लीज, थोड़ा जल्दी प्लीज। चलिए बेटा इधर देखिए, अगर मान लीजिए बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, है ना, उसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो और इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कहे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली जैसे वेलोसिटी के लिए लिखा उसी तरह एक्सेलरेशन के लिए m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर प्लस m3 a3 वेक्टर जितने भी पार्टिकल हैं अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट, बड़े आराम से, बड़े आराम से। इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिख लिया सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में। ठीक है, पहुंच पा रहे हो, लिख पा रहे हो, इधर बिठाए। देखो मान लीजिए यह बहुत ही फेमस सवाल है, पहले बता देता हूं, ठीक है, वरना आप जान दे देते हैं वो मिलेगा, बताना तो मुझी को है, क्यों ना पहले ही बता दूं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ये देखो लिख लिया इधर, अब सुनो ध्यान से। अगर मान लीजिए बोलेगा कि ये पुली है, इधर m2 मास इधर m1 मास है, मान लीजिए m1 मास है भी है, नीचे आएगा और ये किधर जाएगा ऊपर। अब जैसे देखो बेटा ये दो ब्लॉक का एक सिस्टम है, ये दो ब्लॉक का एक सिस्टम है, हमें इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना, मतलब इन दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा, कहीं भी होगा, उसका हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास में। तो हम कैसे बनाएंगे, पहले हम लोग सिंपल एटॉमिक मशीन पढ़े थे,
आज से करोड़ों साल पहले कब पढ़े थे? करोड़ों साल पहले। और कौन से चैप्टर पढ़े थे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। और अभी पूछेंगे तो आप तो बिल्कुल सन्नाटा छा जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, जरा बताइए। डिफरेंस इन मास अपॉन सम ऑफ द मासेस इनटू जी। डिफरेंस बड़े में छोटा को m1 माइनस m2 इनटू g अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से तो पहले एक्सेलरेशन तो मैंने प्रत्येक ब्लॉक का निकाले कि दोनों में एक्सेलरेशन यही रहेगा। अब मुझे बेटा सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन सॉल्व करना है। तो सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन ईमानदारी से, सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन ईमानदारी से, जैसे कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है m1 a1 वेक्टर, दो ही बॉडी है तो दो ही के लिए लिखेंगे m2 a2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब रुक जाइएगा, जोर से बोलिए, रुक जाइएगा। अब देखिए ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। किसी एक डायरेक्शन को प्लस मानना होगा क्योंकि अपोजिट जा रहा है, किसी एक डायरेक्शन को प्लस और दूसरे को माइनस मानना पड़ेगा। मान लीजिए नीचे की तरफ प्लस मान लेते हैं, क्या बुरा है, प्लस मानो या माइनस मानो, दिल पे मत ले लेना। बस m1 है प्लस में, इसका m2 है माइनस में और अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर बेटा a कॉमन हो जाएगा तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू a। और a की वैल्यू मेरे पास है पहले से ही मालूम है, a मालूम है नहीं है, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो जाहिर सी बात है ये दिख रहा होगा, दोनों एक ही, तो पावर में स्क्वायर आ जाएगा, यानी आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू g। इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखा। बोलो क्लियर हुआ? लिखो। आराम से मिटाया जाए। जी नीचे नहीं है, चला लाइटा फैल गया। हो गया, मिटा रहे, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? पढ़ो बेटा पढ़ो, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, घबराना नहीं, संभालना। मिटा रहे हैं हम। और मनोज कुमार सिंह का बेटा है, लगता है नहीं है, मना कर रहा था। देखिए अब बेटा लास्ट टॉपिक इसमें है और सेंटर ऑफ मास फिनिश हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम, सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम, ध्यान से सुनिए, सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम बहुत सिंपल है और बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से, आप एक बार में सीख जाते हैं। कोई भी बच्चा जो जरा भी पढ़ने में मन लगाता, जरा सा भी, उसको बहुत ही आराम से आ जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं इसमें। सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम, ये क्या है बच्चों, ध्यान से सुनिए। सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम में पहले एकदम बिल्कुल आराम से सुनिए। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपसे कहा कि एक पार्टिकल है m1 और ये बीच में ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और दूसरा पार्टिकल है m2।
आराम से सुनना। अब m1 और m2 दो पार्टिकल है। हमने क्या किया बेटा, m1 और m2 का जहां पर सेंटर ऑफ मास आ रहा है वहीं पर मैंने ओरिजिन मान लिया, क्योंकि लिखा क्या है, सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम। तो यहां पर बेटा सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने एकदम सिंपल समझाने के लिए m1 और m2 दो पार्टिकल लिया, इन दोनों का जहां सेंटर ऑफ मास है तो फ्रेम मानना है, सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम, फ्रेम मतलब ओरिजिन मानना है। तो सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहीं पे ओरिजिन मान लिया और इधर एक्स एक्सिस बना दिया, इधर वाई एक्सिस बना दिया। यानी कि सिस्टम का जहां सेंटर ऑफ मास है उसे तुम ओरिजिन मान लो। चलो भाई ओरिजिन मान लिया। अब मान लीजिए ये इधर की तरफ है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए r2, 0 है और इसका कोऑर्डिनेट आएगा -r1, 0। माइनस इसलिए क्योंकि नेगेटिव एक्स के है। अब यहां पर बेटा हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े थे कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होता है m1 x1 प्लस m2 x2, दो ही पार्टिकल है तो m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अब यहां पर बेटा सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पर है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0, 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, इक्वल टू m1 और x1 इसका क्या -r1 है ना, तो -r1 इसका x कोऑर्डिनेट है और इसका m2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, r2 है और अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां पर बेटा m1 प्लस m2 इधर 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, m1 r1 बराबर m2 r2, है ना, m1 r1 बराबर m2 r2। अब यहां पर सुनिए ध्यान से, तो यहां पर सीखने को क्या मिल रहा है ये सुनिए। सीखने को ये मिल रहा है कि अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है ना, और हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन माने, मतलब दूरी डिस्टेंसेस हम यहीं से बताएंगे, ओरिजिन से यानी सेंटर ऑफ मास से बताएंगे। सेंटर ऑफ मास से ये r2 डिस्टेंस पर है m2 और सेंटर ऑफ मास से ये दूसरी तरफ यानी अपोजिट साइड, ये उधर है तो ये अपोजिट इधर r1 डिस्टेंस पर है। तो ये जो होगा हमेशा m1 r1 बराबर m2 r2 होगा। अब जैसे देखिए मेरी बात सुनिए, यानी दो पार्टिकल का कभी सवाल आता है, दो पार्टिकल का क्वेश्चन आता है, सेंटर ऑफ मास से इधर ये r1 इधर ये r2 है, तो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस है r1, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस r2 है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देम, तो ये होता है m1 r1 बराबर m2 r2। अब जैसे सपोज दैट बेटा मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल है 2m मास का और ये एक लाइट रॉड द्वारा कनेक्टेड है और m मास है, ये बीच में ये जो रॉड है वो लाइट है बेटा, इसमें मास नहीं लेना है। अब उसे बोला अरे यार वो लेंथ ना l है, ठीक है, जो रॉड है बीच में जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है वो l लेंथ का है। बोला यार ना m मास का ना सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बताओ, तो सेंटर ऑफ मास से m मास का डिस्टेंस बताना है। दोनों का सेंटर ऑफ मास बीच में तो नहीं पड़ेगा क्योंकि 2m हैवी है, सेंटर ऑफ मास का मान लीजिए यहां पर है, तो बोला कि सेंटर ऑफ मास से ना m की डिस्टेंस बताइए, x इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है। तो बोले कि सर बहुत इजी, सेंटर ऑफ मास है, दो पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, तो तुरंत ये फॉर्मूला लगा लेंगे m1 r1 बराबर m2 r2। अब यहां पर m1 किसी को m1 मान लो, जैसे इसको माना m1 तो 2m हो गया, r1 क्या बेटा सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया l में से x l माइनस x और m2 हो गया m और इसका डिस्टेंस x, l से m कैंसिल, तो 2l माइनस 2x बराबर हो गया x और माइनस 2x इधर आएगा तो क्या होगा 3x, तो x बराबर कितना हो गया यानी 2l/3। देखिए ये मास सेंटर ऑफ मास से 2l/3 डिस्टेंस पर है। नहीं आ रही बात समझ में, आराम से समझ में आ रहा ना, देखो इसे अरे पहले रखो, इकट्ठा बता देंगे, वैसे ही समझ में नहीं आ रहा है, सब बता देंगे तो कुछ आएगा ही नहीं, 1 बाय 1 करके सब आराम से पढ़ेंगे।
लिख पड़े। आराम से तो कुछ आ रहा है समझ में थोड़ा यहां तक? डोंट वरी, ये बहुत आसान है। डोंट वरी, ये बहुत ही आसान है। इधर की साइड मिटाऊं क्या? एक तरफ मिटाता हूं इधर। देखो सुनो, हो गया। देखो बेटा, अब यहां पे समझो। देखो बेटा ध्यान से सुनो। यहां पर अगर मान लीजिए कि दो मास है m1 और m2, बहुत आराम से सुनना। m1 और m2 दो मास है, ठीक है ना। अब यहां पर ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, यह एक सिस्टम है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है। हमने दो के लिए पढ़ा कि सर सेंटर ऑफ मास से इसकी पोजीशन r1 है और सेंटर ऑफ मास से इसकी पोजीशन r2 है। सर m1 r1 बराबर m2 r2 रिलेशन पढ़ लिया है ना। यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना कि अगर इस सिस्टम पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये एक सिस्टम है, दो पार्टिकल का सिस्टम समझो। आगे फिर 3-4 का एक कॉमन कंसेप्ट है, पहले समझो इसे। दो पार्टिकल का ही एक सिस्टम है, इस सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, आपस में जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल है। जैसे हो सकता है एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, या एक दूसरे से स्प्रिंग के द्वारा कनेक्ट हो तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, रस्सी से कनेक्ट है तो टेंशन लग रहा होगा। आपस के फोर्स को इंटरनल कहेंगे। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, देन सेंटर ऑफ मास, यहां पर सुनिएगा ध्यान से, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देन बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा। तो एक बात बताओ, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या होगा? जीरो होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। इस सिस्टम पर अगर एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा होता तो F बराबर जब ma करते तो m इंटू ma किसका एक्सेलरेशन होता है? m2 का कि m1 का? सेंटर ऑफ मास। बार-बार मैं बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन मिलता है। जब भी आप एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक लगे तो वही, दो लगे तो रिजल्टेंट, तीन लगे तो रिजल्टेंट फोर्स बराबर टोटल सिस्टम का मास। m इज नॉट द मास, इसका नॉट द मास, इसका टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू a करते तो a इज द सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर फोर्स नहीं लग रहा है, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, यानी सेंटर ऑफ मास में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई वेलोसिटी से चल रहा है तो चलता ही रहेगा। यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाइए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सेज दैट अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम एक बॉडी बोलते थे, वहां एक बॉडी बोलते हैं, यहां सिस्टम बोलते हैं। कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा, उसी वेलोसिटी चलता रहेगा। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, बिल्कुल वही यहां पर भी है भाई। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये तो वही तो है यहां पर कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वहां बोलते थे एक बॉडी, यहां बोलेंगे सिस्टम, सिस्टम रेस्ट में तो सिस्टम रेस्ट में, सिस्टम रेस्ट का तो उसका सेंटर ऑफ मास, सिस्टम रेस्ट में रहेगा, इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा, या सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूं, है ना, ध्यान से देखिएगा।
यहां पर बेटा ये हमें समझ में आया, दैट इज इफ सिस्टम वाज एट रेस्ट, इफ सिस्टम माना क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास ना, इफ सेंटर ऑफ मास वाज एट रेस्ट देन इट विल बी एट रेस्ट, देन इट विल बी एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा, it will be at rest. Or if it was in motion then continues with same velocity, उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, इसमें हम बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं, बहुत बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहे हैं। क्या होता, अरे वो आदत है ना क्वेश्चन बार बार देने की, लाहौर वाला ऊपर, लाहौर वाला बस पहुंचिए तो जरा जल्दी से, ईमानदारी से पहुंचिए तो जरा जल्दी से, ईमानदारी से। तो बेटा है ना मुरेठा पास जाए, मजा आ रहा है देखने में, सही है ना, गांव वाली फीलिंग आ रही है हमको, गमछा पजामा ऐसे करके ऐसे, बहुत सही है, बढ़िया है, आराम से आराम से बातें नहीं, संभालिए अपने आप को, आप लोग कल एक दुखद घटना सुनने को मिली। गोवा में 11 डॉक्टर बस से गोवा जा रहे थे, उनके बस का एक्सीडेंट हो गया, 11 डॉक्टर मारे गए बेचारे, और सब के सब लेडीज डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर्स, वो सब एक साथ इकट्ठा ग्रुप में अपना जा रहे थे पिकनिक मनाने गोवा, और वही रायता कर गया बीच रास्ते में। एसएन वाला ना, दूसरे डॉक्टर ने मार दिया था, गोली मार दिया था। आराम से क्या, आराम से मिटा दे, तो इधर मिटा रहा हूं बेटा, देखिए अब सुनिए ध्यान से जो मैं आपसे बोलने जा रहा हूं, प्लीज इधर मुंडी पर करिए, अरे सिरजन आराम से। देखिए अब मेरी बात सुनिए बेटा, अब मेरी बात सुनिए, देखिए इधर सुनो और तमीज से सुनो, बढ़िया से, बिल्कुल तमीज से सुनना, एकदम बढ़िया से सुनो। अच्छा बेटा, 2 पार्टिकल दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या देख रहे हैं, 2 पार्टिकल दिखाई दे रहा है, 1 और 2, और ये क्या है, 2 पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, और सिस्टम पहले रेस्ट में था। सिस्टम पहले रेस्ट का मतलब क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था। हम बोले ना सिस्टम रेस्ट में था, तो अगर हम कभी भी बोले या क्वेश्चन ऐसा बोले तो आपको बोलना है सर सिस्टम रेस्ट में था, यानी उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था। बोले क्लियर? अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो सेंटर ऑफ मास जैसे था वैसे ही रहेगा, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, जिस पोजीशन पर था उसी पोजीशन में रहेगा। बोलो क्लियर? अब क्या होता बेटा, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस M1 M2 चलते रहते हैं। हो सकता है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो और अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ड्यू टू इंटरनल फोर्स अगर इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें शिफ्टिंग होती है, पोजीशन इसका बदलता है,
तो इसका भी पोजीशन बदलेगा, इसका भी पोजीशन बदलेगा, इस तरह से बदलेगा कि सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं खिसकना है, सेंटर ऑफ मास वही रहना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था तो वहीं पर रहेगा, सेम पोजीशन पे रहेगा। अगर कोई एक पार्टिकल खिसकता है, अपनी पोजीशन बदलता है, अगर ये ना खिसके तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन खिसक जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये खिसकेगा तो दूसरा पार्टिकल भी खिसकेगा, और इस तरह से खिसकेगा कि सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। अगर आप कभी बोले आपसे क्या इसमें शिफ्टिंग हुआ डेल्टा r1 का, और इसमें डेल्टा r2 का शिफ्टिंग हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, या डेल्टा r1 और डेल्टा r2 में क्या रिलेशन है? तो सिंपली m1 r1 बराबर m2 r2 जानते हैं। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, क्योंकि r1 बदल रहा है ना, r2 भी बदल रहा है ना, तो r1 बदल रहा है तो डिफरेंशिएट करते हैं, r2 बदल रहा है तो इसको m1 कांस्टेंट है, dr1 का डिफरेंशिएशन dr1, m2 r2 का डिफरेंशिएशन dr2, और dr1 को डेल्टा r1 कर लेंगे, m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2। रुको 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 रुको, ऐसा कभी जब दो पार्टिकल का मिले तो आप जल्दी से बनाने के लिए कि भाई ये 1 सेंटीमीटर खिसका, तो आप बोलेंगे ये अपोजिट खिसकेगा, ये जिधर खिसकेगा उसके अपोजिट ये खिसकेगा। बोलो क्लियर? दरअसल क्या होता है बेटा, इसके पीछे सिंपल सा कंसेप्ट ये, आप ऐसे सोचना, बहुत सिंपल सोचना, एकदम आराम सुनना। अच्छा ये दो पार्टिकल है, मान लो 3 पार्टिकल होता है, 4 पार्टिकल होता है, रुको पहले रुको, 2 पार्टिकल है, 3 पार्टिकल है, 4 पार्टिकल है। अब एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का फॉर्मूला डू यू नो? m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2। बोलो क्लियर कर यहां तक? बोलो समझ में आ रहा है? एक मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनना। फिर बेटा सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम पढ़ रहे हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास को मैं ओरिजिन की तरह मान रहा हूं ना, जहां सेंटर ऑफ मास है वही ओरिजिन है। ये क्या बता रहा है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, और सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिन है, और चूंकि सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी ओरिजिन पर है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। कंसेप्ट लगाओ, है ना? तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो में ये मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा, यानी m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर? देखो बेटा दो पार्टिकल था तो मैंने सिंपली बोला कि इतना मत सोचा करो, जल्दी से बनाया करो, m1 r1 और m2 r2 करके क्वेश्चन बनाना। अगर r1 r2 गिवन हो तो m1 r1 और m2 r2, डिस्प्लेसमेंट गिवन हो कि ये शिफ्ट हुआ 1 सेंटीमीटर से, ये कितना शिफ्ट होगा, तो बोला m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2। लेकिन अगर आपको जानने का शौक है कि सर 3 पार्टिकल होते तो कैसे करते हैं, यहाँ m1 बराबर m1 r1 बराबर m2 r2 किया, 3 पार्टिकल होता है, 4 पार्टिकल होता तो कैसे करते हैं? m1 r1 बराबर m2 r2, फिर कैसे करते हैं? m3 r3 क्या करते हैं? तो ऐसे करते हैं फिर कि पहला पार्टिकल m1 r1 वेक्टर, दूसरा पार्टिकल m2 r2 वेक्टर, तीसरा पार्टिकल m3 r3 वेक्टर, m4 r4 वेक्टर, इन सभी का वेक्टर सभी जीरो। 2 के केस में तो बहुत इजी है, 2 का केस मतलब यहीं तक है तो ये उठा के इधर ले आओ, m1 r1 वेक्टर बराबर माइनस ऑफ द m2 r2 वेक्टर, और मैग्नीट्यूड अगर लिखना है माइनस हटा दो, m1 r1 बराबर m2 r2, मैग्नीट्यूड तो समझ में आ ही रहा है, माइनस का मतलब एक इधर है तो दूसरा इधर है। 2 के केस में तो ये बताया ही मैंने, लेकिन मान लो 3 होगा, अभी जैसे सिटीजन दीदी पूछ रही थी सर 3 होगा तो क्या करेंगे, तो 3 होगा तो ऐसे करते हैं, फिर m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर का सम विल बी 0। बोलो मैंने यहां तक समझ में आ रहा है? ये वेरी सिंपल, r वेक्टर को हमको 0 कर दिया, बाकी सब ऐसे ही रह गया। बोलो समझ में आ रहा है? 2 पार्टिकल तो एक ही लाइन पर होगा, 3 पार्टिकल होगा तो कोई इधर होगा, चौथा होगा तो इधर होगा, पांचवा इधर, फिर उसकी पोजीशन वेक्टर होगी i j k के टर्म्स में, तो निकाल लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ तक रुको, पहले ध्यान से सुनना। अब इंटरनल फोर्स केस से तो ये चलते हैं, ये डेल्टा r1 इधर गया, ये डेल्टा r2, 2 का रहेगा तो डायरेक्ट करना, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है, m1 डेल्टा r1 और m2 डेल्टा r2। अब 3 पार्टिकल का सिस्टम है, अब 3 पार्टिकल का सिस्टम है और सब के सब चल रहे हैं, 2 पार्टिकल का सिस्टम है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होगा। अब 3 पार्टिकल है, वो चल रहे हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, बोलेंगे सर इसी को डिफरेंशिएट कर दो ना, इसी को डिफरेंशिएट करो, r1 वेक्टर बदल रहा है, डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर प्लस m3 डेल्टा r3 वेक्टर
यानी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस डॉट 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 इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से, अगर दो पार्टिकल रहता है तो क्वेश्चन पे जरा भी समय नहीं लगाना है। m1 r1 m2 r2 m1 डेल्टा r1 m2 डेल्टा r2। तीन पार्टिकल रहेगा, चार पार्टिकल रहेगा और बोलेगा सर सब के सब शिफ्ट हो रहे हैं, सब अपनी पोजीशन से खिसक रहे हैं, तो बोलेंगे सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहना भाई। तो कैसे होगा सर, क्या रिलेशन होगा? तो बोलेंगे m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 इनटू डेल्टा r2 वेक्टर प्लस m3 इनटू डेल्टा r3 वेक्टर। तीन है तो तीन तक लिखेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे भाई, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, वो 0 रहेगा। इस पे सवाल करते हैं, डोंट वरी, लिखो। अभी ऐसे ही रखना, मैं इसको अभी बता रहा हूँ। सर हाँ, अगर जैसे इनके बीच का डिस्टेंस दिया हो। दीदी लिखो ना पहले, फिर हम बताते हैं ना। परेशान क्यों हो रही है? फिर क्वेश्चन कराते हैं, दिन पे मत कर लेना, आराम से बच्चों, आराम से। देख, सिर भारी लग रहा है क्या? सिर भारी लग रहा है? ठंड के मारे सिर भारी लग रहा है क्या? जितने देर तक मैं आया नहीं था सब फ्रेश मूड में थे, एकदम बढ़िया है। एक ने मुझे फोन किया, बोला सर जल्दी आओ क्लास में, उधम मच रहा है। हाँ उधम मच रहा है, अभी आ रहा हूँ। ऐसी बात है तो सर हम उधम बोलते हैं, मैं समझ गया, बड़े फ्रेश मूड में अपना आराम से बातें कर रहे होंगे, चर्चाएं हो रही होंगी, संसद बैठा होगा, देश का विकास कैसे इस पे बात हो रहा होगा। हमने कहा चलो भाई चलते हैं। हो गया बेटा? सुनो सुनो, देखो मैं सवाल कराता हूं, जोर से बोलो, देखो मैं। हाँ, पहले तो सेंटर ऑफ मास एज अ फ्रेम कंप्लीट हो गया। अब पहले सवाल करेंगे जम के, तब जाके आपको ये अप्लाई करना आएगा, तब आपको ये अप्लाई करना, वरना आएगा ही नहीं। रुक जाओ, बताता हूं। देखो देखो, छोड़ो, ध्यान दो। देखिए बेटा, यहां पर अब जैसे देखिए, मैं एक एक सवाल कराता जाऊंगा, जवाब देते जाना है। देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल, अच्छा बेटा देखिए, एक रॉड है और ये रॉड अभी ऐसे स्मूथ टेबल पे वर्टिकल रखा हुआ है। ये कैसा टेबल है? स्मूथ टेबल है, देयर इज नो फ्रिक्शन, और ये ऐसे करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको यहां से छोड़ूं तो ये टिक नहीं पाता, गिरने लगा। मैं ऐसे करके छोड़ दिया, ये गिरने लगा। जब गिरेगा बेटा ये, तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ये मुझसे पूछा जाएगा। तो मैं बोलूंगा सर देखिए, रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, यस। सेंटर ऑफ मास पे आगे की तरफ कोई फोर्स लग रहा है? नहीं, तो मैंने छोड़ दिया ऐसे, गिरने लगा। तो मैं बोलूंगा सर देखिए, सेंटर ऑफ मास, यहां फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, ऊपर से कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा नहीं रहा है, हाँ नीचे ग्रेविटी पुल कर रहा है, नॉर्मल एक्शन ऊपर लग रहा है। अगर ये नीचे गिरा तो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरेगा। तो हम बोलेंगे सर ये पूरा जो रॉड मोशन करेगा, इसमें सेंटर ऑफ मास ये है, ये नीचे गिरेगा सर, ये सामने नहीं जाएगा बिल्कुल भी, क्योंकि सामने जाने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स है नहीं सामने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर बोलूंगा कि जब आप छोड़ोगे तो ये रॉड ऐसे गिरेगा। देखो ये सीधा नीचे गिर रहा है, रॉड किसी समय टेढ़ा ऐसे हो जाएगा, गिरते हुआ सीन है ये ऐसे, अगले ही पल ये ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए ये गिर रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड,
और बिल्कुल जमीन पर ऐसे करके फाइनली गिर जाएगा, जिसमें सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसी पॉइंट पर गिरेगा जहां पर ये रॉड का ये वाला एंड था, यानी सेंटर ऑफ मास सीधा नीचे गिरा, बिल्कुल ऐसे करके गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा। इसमें यहां पर आराम से फिसल सकता है क्योंकि स्मूथ है। अगर फ्रिक्शन लग गया तो सेंटर मास आगे खिसक जाता या पीछे खिसक जाता, जिधर भी होता। लेकिन यहां पर चूंकि फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, जो सेंटर ऑफ मास ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा नीचे गिरेगा, ऐसे सेंटर ऑफ मास आगे जाएगा ही नहीं जब तक फोर्स ही नहीं लगेगा। आ रही बात समझ में मोशन? फिर देखिए दूसरी बात सुनिए बेटा, आराम से समझिए। देखिए ये मान लीजिए स्मूथ सरफेस है, ये प्लैंक है। देखिए बेटा देखिए स्मूथ सरफेस पे ये प्लैंक रखा हुआ है, आराम से समझिए। अरे सुनिए सुनिए, अब ये मास का प्लैंक है और यहां पर ये एक आदमी है, देखिए आराम से, स्मॉल एन, और ये प्लैंक की लेंथ एल है, प्लैंक की लेंथ एल है। क्वेश्चन कहेगा कि जब ये चलना शुरू करेगा, वॉक करना शुरू करेगा, तो पहले तो वॉक कर रहा है, देयर इज सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से वॉक करेगा, तो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन, कॉमन सेंस लगाओ, ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर ये आदमी आगे जाएगा तो ये प्लैंक पीछे जाएगा। जैसे बंदूक से गोली आगे निकलती है, बंदूक पीछे जाती है, ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। तो यहां पर बेटा ये जो है, जब ये आदमी आगे की तरफ वॉक करेगा तो प्लैंक पीछे जाएगा। हम लोगों से ये सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है भाई, बहुत पहले बनाते थे कि v वेलोसिटी से अगर आगे वॉक कर रहा है, ये v किसके रिस्पेक्ट में, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में। ये v वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, तो प्लैंक के रिस्पेक्ट में है, प्लैंक के रिस्पेक्ट में v चल रहा है। पूछा जाता था बताइए कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगा, तो हम लोग मोमेंटम कंजर्व करते थे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। चलने से पहले ये रेस्ट में, ये रेस्ट में मोमेंटम जीरो। सिस्टम में दो लोग हैं, मैन और प्लैंक। अब ये पीछे जा रहा है, पहले इसका लिख लेते थे माइनस एम वी। ये जो वेलोसिटी बेटा वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भी है, तो इसको लिखने में अक्सर लोग स्टूडेंट गड़बड़ करता है, वो वी लिख देता है और यही राइट फैल जाता है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये तो प्लैंक के रिस्पेक्ट। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, v माइनस कैपिटल v, क्योंकि ये मेहनत से आगे जा रहा है, प्लैंक इसको पीछे खिसका रहा है, तो v माइनस कैपिटल v करके हम क्वेश्चन को बना लेते थे। ये हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाले में। यहां पर बेटा हमें सवाल ये नहीं पूछा गया है, सवाल ये पूछा गया है कि भैया ये आदमी वॉक करके इस एंड से इस एंड पर आ रहा है, ये मैन यहां से वॉक करते हुए यहां पहुंच गया, बताओ जब ये यहां पहुंचा तो ये प्लैंक उतने देर में कितना खिसक गया, है ना। जब ये मैन वॉक्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वन एंड टू अनदर एंड, तो कहता है उतने में ही प्लैंक में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देन डिस्प्लेसमेंट इन प्लैंक, देन डिस्प्लेसमेंट इन प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट इन प्लैंक, प्लैंक में डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो यह क्वेश्चन मैं सेंटर ऑफ मास से बनाऊंगा। मैं ये बोलूंगा कि देखो सिस्टम में दो लोग हैं, आदमी यानी मैन और ये प्लैंक। इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं भी होगा, मान लो यहां होगा, यहां होगा, यहां कहीं भी तो होगा। स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम किसी न किसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड तो होगा, बिल्कुल होगा भाई। अब बोलेंगे कि सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये सिस्टम है आपस में पैरों से जो फोर्स लग रहा है वो इंटरनल बेटा। एक्सटर्नल का जैसे फ्रिक्शन एक्सटर्नल होता, लेकिन यहाँ तो स्मूथ है, फ्रिक्शन लग नहीं पा रहा है। कोई आदमी धकेलता, वो चीज अलग थी, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर कि अब ये जैसे वॉक करके यहाँ से यहाँ आया तो बताना डिस्प्लेसमेंट अप्लाई। तो बोले सर दो पार्टिकल जैसा समझ के चलो, सिस्टम में अगर दो लोग हैं तो दो पार्टिकल की तरह समझ के चलो। कैसे समझ के चलो, दो पार्टिकल की तरह। अच्छा अभी दो पार्टिकल वाला कंसेप्ट कराया है, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। अगर मुझसे बोलता पोजीशन का रिलेशन बताओ तो m1 r1 बराबर m2 r2, उनके डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताओ तो क्या बोलेंगे, m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2। ये कराया अभी। तो बस अब आपको बोलना है चल सर ये चल रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाइए m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2। और ये दिमाग में रखना है कि ये सर मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड है,
अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है तो बोलेंगे एक आगे जा रहा तो दूसरा बैकवर्ड जाएगा, इस तरह से जाएगा कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए एम मान लीजिए इसको ले लेते कैपिटल एम, केवल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखना है बेटा, वेक्टर फॉर्म नहीं है, मैग्नीट्यूड लिखना है। माना ये x डिस्टेंस यहां से आप खिसक गया, इधर x डिस्टेंस खिसक गया, तो m into x, m2 स्मॉल l। अब डिस्प्लेसमेंट में l मत लिख देना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है कि ग्राउंड पर ये x डिस्टेंस चला, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चला। अगर ये प्लेन पकड़ लो ऐसे सोच लो, अगर मैं प्लेन को पकड़ लेता तो ये l चलता, लेकिन प्लेन पीछे खिसक गया तो कितना चलेगा, l माइनस x। और यहां से देखिए यहीं पर ये ट्विस्टिंग का पॉइंट है। कैसे मैंने पता करा बेटा, इसको पकड़ लिया, पहले क्या करा, इसको पकड़ लिया, प्लेन यहां से यहां चलता, और अगर प्लेन नहीं खिसकता, ये मैन यहां से यहां चलता तो l डिस्टेंस चलता, लेकिन प्लेन इसको पीछे खिसका दिया तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया l माइनस x। अब mx बराबर हो गया ml माइनस mx, हमें x निकालना है, जिसको उठा के इधर लाएंगे तो ऐड हो जाएगा। चलो भाई ऐड हो जाएगा, तो mx प्लस स्मॉल mx बराबर ml, तो बोलिए x बराबर कितना आएगा, ml अपॉन m प्लस कैपिटल M। देखिए इस तरह से यह क्वेश्चन मैंने बनाया, बोलो आपके समझ में आया। पहुंचो पहुंचो, एक कमबख्त धोती का एक पल्लू होता है, पता है धोती का एक पल्लू होता है, हमारे दादाजी नाना जी ऐसे कहते हैं धोती एक पल्लू ऐसे घूमते थे। तुम लोग तो धोती जानते भी नहीं होगे ना, कुछ लोग तो सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड है ना। आराम से आराम से बातें मत करो, बातें करने का कोई फायदा नहीं हुआ है। क्या बेटा, थोड़ा ज्यादा स्पीडली लिखना जरा। आराम से आराम से। मिटाया जाए। यस सर। वक्त देखो, आराम से सुनो बच्चों, काम की बातें कर रहा हूं, काम की बातें कर रहा हूं, मुंडी को ऊपर रख के देखो। अच्छा बच्चों ध्यान देना, अरे देखो थर्ड एग्जांपल, इधर ध्यान दो प्लीज, प्लीज सुनो, छोड़ दो। अच्छा मान लो बेटा इस तरह का क्वेश्चन है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, स्मूथ वेज, और ये वेज इस सरफेस पे फ्लोर पे फिसल सकता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है,
वेज का मास कैपिटल M है और इसका लेंथ L है, इंक्लाइंड पोर्शन का लेंथ L है। यहां से एक स्मॉल m को छोड़ते हैं धक्के। अच्छा देखना बेटा, ये जो फ्लोर है वो स्मूथ है। अब मैंने इससे कहा कि जब ये यहां से फिसलता हुआ नीचे आया यहां पर, तो उतने देर में इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब ये फिसल करके यहां से यहां आया तो मैंने तो इसे छोड़ दिया है, ये फिसलेगा। तो जब ये नीचे आता है तो देखा ही जाता है कि ये पीछे जाता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या स्मॉल m का वेट जो लगेगा उसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा जो धकेलेगा इस m को, ये इधर चलेगा, ये इधर आएगा। अब उससे कह रहा बताइए जब ये नीचे आएगा तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन कैपिटल M। तो मैं यहां पर बेटा फिर से बोलूंगा, दो ही बॉडी है ना, तो टेंशन नहीं। जब तक दो बॉडी है सिस्टम में, दो बॉडी है, तब तक उसे m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2 से बनाते रहेंगे। यही मेरे को आपको डेवलप कराना है कंसेप्ट कि दो बॉडी अगर है सिस्टम में और वो चल रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2। अब देखते हैं, बताना बेटा इधर ध्यान से प्लीज प्लीज प्लीज। अब यहां पर बेटा ये यहां से यहां आया, ये इधर गया। हम बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखो, ये सिस्टम है, आपस में फोर्स लग रहा है, वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। क्या कहलाएगा? अच्छा इंटरनल। एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। यहाँ फ्रिक्शन है, ग्रेविटी तो लग रहा है, ग्रेविटी तो लग रहा है। फिर चौधरी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम कुछ बोलोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल शांत, सिरजन कुछ बोलना चाहेगी ना? और कोई कुछ बोल भाई, बोल बोल अमित जी बोल। बोलो यार, ऐसे मत करो यार, अमित जी नाम है तुम्हारा यार। हाँ बोलो बेटा। मैंने ये कहा कि यार यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ना, वहीं से बोलो, चिल्लाकर सुन लेंगे। अच्छा तुम बनाने आ रहे हो क्या? क्या बात है यार, लड़के में हिम्मत है, सीबी का फ्रेंड है, पता है। कंट्रोल बेटा कंट्रोल कंट्रोल। अरे स्मॉल है, हाँ हाँ, तो ये इधर आएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा। हाँ हाँ, क्या बात है। इनका नाम अमित जी है। हाँ एक बात थीटा। तो ये देखो सर, ये इधर cos थीटा आएगा, तो ये x ये तो इधर आएगा cos थीटा। हाँ। तो ये इसको इधर इतना ले जाएगा। अच्छा इसके ऊपर है ना, ये जाएगा पीछे तो ये भी जाएगा। क्या बात है, समझदार है, x हो जाएगा वो वाला। बहुत बढ़िया। अच्छा कोई बात नहीं, बना रहे तो बुराई क्या कर रहे हैं। ये तो कैपिटल है, ठीक है। हो गया x बराबर m cos थीटा अपॉन m प्लस a cos थीटा। क्या बात है, देख रहे हैं होशियारी की सबूत है ना ये। हाँ क्योंकि इनका नाम हाँ हो गया। अरे आप दिल पे मत लीजिए, बहुत सही कर रहे हैं आप। अरे कमाल है। हाँ अरे कमाल अमित जी, कमाल। क्या बात है, एक जमाने में सीबी भी बताया करता था। खैर देखिए कोई बात नहीं। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आपसे, आप बेसिकली राइटी हैं कि लेफ्टी हैं? हैं?
अच्छा आप लेफ्टी हैं, तो ये कभी इधर से लिख रहे हैं, उसके बाद कभी इधर से लिख रहे हैं। अच्छा दोनों से लिख देते हैं। अच्छा तो आप दोनों हाथों से लिखते हैं, जैसा जरूरत पड़ा वैसा कर देते हैं। वाह क्या बात है यार, कुछ ना कुछ तो यूनिक होता है यार हर किसी में। ये बहुत बढ़िया, ये तो है। चलिए आइए बेटा देखिए ध्यान से। तो देखिए बेटा यहां से जब ये चलेगा तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिस्टम में फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं और कोई धकेल भी नहीं रहा है, अपने आप ही नीचे रहा तो पीछे जा रहा है। ऐसे केस में बहुत अच्छा अमित जी ने बनाया m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत मजा आता है जब कोई सवाल बनाता है। ये पीछे जा रहा है x डिस्टेंस, पहले तो इसको लिख लो, इसमें ज्यादा हेडेक नहीं है, टेंशन नहीं है, जल्दी से लिख लेते हैं। स्मॉल m, हमें बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देख रहे हैं। अगर मैं इसे पकड़ लूं वेज को, ये फिसलता हुआ यहां से आएगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन l cos थीटा, l cos थीटा, जब यहां से तो l cos थीटा। अब चूंकि वेव पीछे जा रहा है, ये l cos थीटा समझ में आ रहा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो बेस cos में आएगा। अब पीछे गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो l cos थीटा बेचारा आगे गया और वेव पीछे इसका दिया x डिस्टेंस, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में l cos थीटा माइनस x। अब यही बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व किया गया, माइनस से x इधर आएगा प्लस में, तो ईमानदारी से तो x बराबर आ जाएगा mn cos थीटा अपॉन m प्लस कैपिटल M, है ना, ये हमारा आंसर होगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन नहीं बदलेगी, बिल्कुल सही बात है। कृपया से लिखिए जल्दी से। फोर्स का ये बताया कि सिस्टम पे फोर्स नहीं लग रहा था एक्सटर्नल, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2। वो तो ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था, तो आंसर है कि सर ग्रेविटी तो लग रहा है लेकिन वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल से तो मतलब है नहीं, और आपस में जो इंटरनल है वो इंटरनल है, उससे मतलब। तो सर सेंटर ऑफ मास y डायरेक्शन में तो शिफ्ट होगा। हाँ सेंटर ऑफ मास नीचे तो आएगा लेकिन सामने आगे और पीछे नहीं जाएगा। ईमानदारी से, ईमान, ठीक है ना। आओ आराम से, आराम से। मिटाए, देखिए अगला सवाल बेटा ध्यान से सुनिए। अब देखिए भैया ने सवाल पूछा था, वो सवाल देखिए मैं आप लोगों को देता हूं, जरा देना तो सवाल। अच्छा ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, सवाल क्या है प्लीज, सवाल क्या है प्लीज। देखिए टू स्फेरिकल बॉडीज, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्फेरिकल बॉडीज m एंड 5m। देखिए ये दो स्फेरिकल बॉडी, इसका रेडियस r है और ये दूसरा बॉडी है, इसका रेडियस 2r है। ध्यान से देखिएगा, इसका मास m है, इसका मास 5m है। सुन रहे हैं ना। आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस, इनको छोड़ दिया फ्री स्पेस में, यानी दूसरा कोई फोर्स नहीं लगेगा, आपस का कोई फोर्स लगना है बस।
अब यहां बोलता है विद इनिशियल सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स इक्वल टू 12r, इनके सेंटर के बीच का सेपरेशन बेटा 12r, 12r इनका सेपरेशन है। ध्यान देना, इनिशियली छोड़ते वक्त, अरे लिखोगे या सुनोगे पहले, सुनो ना। अब कहता है इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को लगा रहे हैं जिसके से ये पास आ रहा है, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही केवल लग रहा है इन दोनों के बीच में, और कोई अदर फोर्स है एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बोलता है देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी, है ना, देन द डिस्टेंस covered by smaller body before collision, दोनों में कोलिजन होगा तो इस कोलिजन से पहले स्मॉलर बॉडी कितना डिस्टेंस मूव करेगा, ठीक है। अब पहले आपके पास 1 मिनट का वक्त है, आप अटेम्प्ट लीजिए, नहीं बनेगा हम बताएंगे, आराम से। 7.5 कितना? बन गया? तुम्हारा कितना? 4.5। और कोई है मैदान में? बन गया यशु? आंसर बोलिए शेख साहब। चलिए देखिए बेटा, सब लोग मिलाइएगा इस सवाल को कैसे बनाते हैं। अच्छा बेटा, ये जब दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे, इधर ध्यान दीजिए, तो सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट में था, तो बताइए कोलिजन के बाद या जब कोलिजन वाला होगा तो भी तो सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा। दो बॉडी है, क्या m1 डेल्टा r1 और m2 डेल्टा r2 लगाना है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम को अगर मैं बड़ा बनाऊं, देखो बेटा ध्यान से, अच्छा देखो बेटा, ये 5m यहां पर है, देखना आराम से, ये 12r डिस्टेंस है, जरा सोच के देखो, और इसका रेडियस कितना था 2r। सोच के देखो, जब ये दूसरी तरफ चलेंगे तो टकराएंगे, मान लो जब यहां टकराते हैं, ध्यान देना, जब यहां टकराते हैं तो दोनों का सरफेस से तो टकराएगा, इसका सेंटर यहां आ गया और इसका सेंटर यहां से यहां आ गया, ठीक है ना, और टकराएंगे, ये डिस्टेंस है 2r और ये डिस्टेंस है r। तो कह रहा जब टकराएंगे तो छोटा वाला जो स्फीयर है वो कितना डिस्टेंस चलेगा, तो माना x डिस्टेंस चला, ये माना x डिस्टेंस यहां से यहां चला, शिफ्टिंग यही ना हुआ, ये स्फीयर यहां से आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना मैंने माना x। तो बताओ बेटा, ये जो स्फीयर है उसका सेंटर यहां से आ गया, इसमें कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में सिंपल फॉर्मूला है, m1 r1 बराबर m2 r2 या m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2, डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2, क्योंकि डेल्टा r इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। अब यहां पर बेटा ये डिस्टेंस कितनी होगी, एक बात बताओ, पूरा 12r में से यहां से यहां तक पूरा सब्ट्रैक्ट कर लें। चलिए 12r में से पहले 3r सब्ट्रैक्ट करिए, 9r, और 9r में से x घटेगा, क्या 9r माइनस x होगा ये डिस्टेंस, बोले ठीक। ये समझ में आ रहा है कि पूरे डिस्टेंस में से इतना घटा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, 12r में से 3r घटाएंगे तो 9r, तो ऐसे होगा, तो ये 2r और 3r पूरा हो गया, तो 9r में से फिर x घटाएंगे तो ये डिस्टेंस आ गया, बोलो क्लियर है। तो अब करना क्या है, m1 डेल्टा r1, इसका मास कितना m, डेल्टा r1 कितना x, और m2 5m है ना, ये 5m है, 5m, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 9r माइनस x,
m से m कैंसिल। अब देखिए x बराबर हो गया 9 5 जा 45 r माइनस 5x, ये उठा के इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 6x बराबर 45 r, तो x बराबर हो जाएगा 45 r अपॉन 6, कटेगा 2 3 जा 6 and 15 3 जा 45, 17 15 by 2 7.5, 7.5 r is the answer। सर इसको ऐसे क्यों नहीं किया कि स्फीयर्स को पॉइंट मास मान के? स्फीयर को तुमने पूरा सेंटर ऑफ मास यही माना, तो वही तो माना। और जब भी किसका, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ किसका। सर पहले तो 12 बार मैंने मान के इसको वो निकाला कितनी दूर तक चलेगा छोटा वाला, तो 10 r आ गया। तुम बेटा गलती क्या होगी, तुमने साइज छोड़ दिया होगा, क्योंकि जब ये टकराएंगे तो दोनों का सेंटर थोड़ी ना मिल जाएगा। नहीं सर ये कह रहा हूँ मैं कि 10 r तक चल लिया, ये मैंने पॉइंट मास मान के किया इसको, तो जो छोटा स्फीयर है वो 10 r चला, तो फिर मैंने छोटा स्फीयर 10 r चला, पॉइंट मास मान के करा। अच्छा मतलब m1 सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल दी है छोटे मास से, हाँ ठीक। तो फिर सर फिर मैंने उसको स्फीयर मान लिया और 3r को माइनस कर दिया। गलत, तो तुमने जो छोटे मास को चलाया वो 10 r चलाया, तो इसका मतलब तुमने ये सोचा कि वो 10 r चल चुका है, जबकि वो 10 r चलेगा ही नहीं, क्योंकि जब टकराएगा तो दोनों का सरफेस भिड़ेगा आगे, तो ये पहले ही सेंटर यहाँ रहेगा। नहीं है समझ में, इसलिए वो चीज वैसे थोड़ी ना बनाना है, बॉडी का साइज है, जब दो स्फीयर टकराए तो उनका सरफेस टकराएगा, सेंटर थोड़ी टकराएगा। नहीं है समझ में। बात समझ में आई? अब तुमने 10 r निकाल के 3 r निकाल लिया, ऐसे ठीक है कुछ भी यार, तुम भी जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो क्वेश्चन। अगला सवाल दे रहा हूं, आराम से। जोर से बोलो। अच्छा सोच के बैठे थे कि बाकी बार बोलो तो सही, फिर बताते हैं क्या बोलना है। हो गया भाई, हो गया। नहीं वैसे नहीं बनाना, नहीं बनेगा ऐसे ही, इंटर पास का क्वेश्चन है। बेटाओ देखिए देखिए बच्चों, अगला सवाल सुनिए, ये नहीं बताऊंगा तो आप जान दे देंगे, ठीक है? सुनिए, जान दे देंगे, जान ले लेंगे, चिंता नहीं करो। देखिए अच्छा बेटा देखिए, अब मैं आपको एक सवाल बताने जा रहा हूं जो कि काफी प्रचलित है, काफी प्रचलित है। मुंडी पर करो। जैसे बोलेगा एक डिस्क में से इतना पोर्शन काट के निकाल दिए। एक मिनट सुनिए, रुकिए 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 तो सही, अरे रुकिए तो सही, मैं इधर हूं, लोगों में सुबुगाहट, अरे सुबुगाहट बोल रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अब यहां पर बेटा ये एक डिस्क है, डिस्क में से इतना पोर्शन काट दिया। अच्छा जो पोर्शन काटा वह भी एक डिस्क है, छोटा सा डिस्क ऐसे काट दिया, ऐसा काटा कि इसका पेरिफेरी इसके बड़े वाले पेरिफेरी में टच कर रहा है और ये सेंटर से पास कर रहा है। अब हमसे बोलेगा ये जो रेसिडुअल डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास बताइए, है ना फेमस क्वेश्चन। अच्छा बहुत जल्दी बनाना है हमें, बहुत जल्दी बनाना है, मतलब जल्दी से तुरंत फटाक से आंसर आ जाए। तो देखिए आप कैसे करिए, बहुत आराम से सुनिए, मुंडी पर करिए, पहले मुंडी पर करिए। अब हमसे बोला कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल डिस्क, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल डिस्क। बचे हुए डिस्क का आप सेंटर ऑफ मास बताइए। अब एक काम करिए, सुनिए बेटा ध्यान से सुनिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको दो काम करने हैं। ऐसे क्वेश्चन मुंडी पर करिए, मुंडी पर करिए, देखो लड़की को दिख रही है, देखो देखो, देखो। अब
मैं बोलता हूँ मुंडी ऊपर करिए, इसका मतलब बहुत गौर से सुनिए मेरी बात, जो लिख रुका हुआ। हाँ, अब देखिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन। पहली बात बेटा जो आपको समझना का समझिए। देखिए इतने का सेंटर ऑफ मास बताना है। अगर ये डिस्क कंप्लीट होता तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता, लेकिन इतना काट के हटा दिया है, बचे हुए का सेंटर ऑफ मास ऑब्वियस सी बात है सेंटर पे तो नहीं होगा, है ना। जैसे ये था यहां पर तो नहीं होगा, काट दोगे तो सेंटर ऑफ मास इधर खिसकेगा कि इधर खिसकेगा, तो टुवर्ड्स लेफ्ट खिसक जाएगा। मान लीजिए यहां से h डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास यहां है। अब आपको करना क्या बेटा, मेरी बात सुनिए ध्यान से, आपको अब करना क्या है, इस पॉइंट पर आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, यानी इस पूरे बचे डिस्क का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, यानी जिधर काटेंगे उसके अपोजिट लेना है। जहां जैसे यहां काटे तो सेंटर ऑफ मास उसके अपोजिट खिसकेगा, और जो खिसकेगा वो जो कटा हुआ पार्ट इसका सेंटर यहां है, तो इसके सेंटर वाली लाइन के ठीक अपोजिट खिसकेगा। अब जैसे मान लीजिए कभी बोलेगा कि ये पोर्शन में से, अब ये स्क्वायर प्लेट इसमें से इतना पोर्शन काट के निकाल दिया, बचा हुआ पोर्शन ये है, तो सेंटर ऑफ मास किधर खिसकेगा, गेस करो, ये काट के निकाल दिया तो बोलेंगे हाँ इस वाले पोर्शन का सेंटर यहाँ है। अगर ये कंप्लीट होता तो यहाँ सेंटर ऑफ मास होता, अब कटे पार्ट का सेंटर तो इसके अपोजिट यहाँ पे बना देंगे, बोलेंगे सर इसके अपोजिट इधर खिसक जाएगा सेंटर ऑफ मास। बोलो क्लियर हो गया था। अब सुनिए ध्यान से, बहुत आराम से सुनिएगा। एक तो पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि कैसे है कहानी, तो जो कटा हुआ पार्ट उसके सेंटर से आगे दिखाना है, ठीक है। अच्छा बताओ बेटा, अगर मैं बोलूं इस स्फीयर में से इतना पोर्शन हमने काट के बाहर निकाल दिया, बताइए सेंटर ऑफ मास किधर होगा, जल्दी बताइए। तो जो कटा हुआ पार्ट है उसके सेंटर में, सेंटर को देखिए, उसके अपोजिट खिसकाएंगे, तो हम बोलेंगे पहले तो ये स्फीयर का इसका सेंटर ये था, अगर यहां कटा तो इसके सेंटर के अपोजिट इधर खिसक जाएगा सेंटर ऑफ मास अपोजिट। बोले पहले यहां तक समझ में आया, ये थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है कैसे करना। अब सुनिए दूसरा कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठना चाहिए, क्या बैठना चाहिए सुनिए। अब आप सोचिए इस इतने पोर्शन का मास m1 है मान लीजिए, तो ये पूरा सोचिए कि अब ये पूरा डिस्क भूल जाएगी, बचा हुआ कटा हुआ पार्ट भूल जाएगी, मतलब ये वाला पार्ट भूल जाएगी। सोचिए अब m1 मास का पार्टिकल यहां मानिए, यानी दूसरा तरीका अब ये सोचना है कि इस पूरे को भूल जाइए। अब सोचिए जितना मास इसका, सोचिए उतना ही मास का पार्टिकल यहां रखा है, और जो कटा हुआ पार्ट है उसको वापस लाके जोड़ दीजिए, जो कटा हुआ पार्ट है उसको वापस लाके जोड़ लीजिए, उसका मास m2 यहां पर आएगा, क्योंकि जो डिस्क है उसको लाके जोड़ोगे तो उसका सेंटर मास यहां आएगा ना। अब सोचो m1 m2 दो पार्टिकल है, इसका सेंटर मास ये हो गया, क्योंकि लाके जोड़ोगे तो सेंटर मास ये बन जाएगा। अब सोचो दो पार्टिकल का सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास से एक तरफ x डिस्टेंस पर है, और ये मालूम है हमें, अगर मैं बोलूं ये r रेडियस है तो ये कितना होगा, r/2 नहीं होगा, पूरा ये रेडियस r है तो r का अगर r/2, तो हम बोलेंगे सर ये r/2। बोलो क्लियर। अब हम बोलेंगे सर सिंपली, तो दूसरा कांसेप्ट तो सोचना है m1x बराबर m2 r/2। अब सुनिए ध्यान से सुनिए, फिर अगला कहानी क्या करना है, मास बराबर, चूंकि मास या एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूट है तो एरिया इनटू डेंसिटी सोचना है, तो यहां भी एरिया इनटू डेंसिटी, यहां भी एरिया इनटू डेंसिटी, डेंसिटी से हमें तो कट जाएगा ना। अरे यार, यदि जहां मास है वो एरिया समझे, यहां भी मास है यहां एरिया समझे, और बात खत्म। यानी अब आज के बाद क्वेश्चन बनाना a1 r1 बराबर a2 r2, मतलब इतना यहां सेंटर ऑफ मास है x, तो इतने का एरिया इनटू x, इतने का एरिया इनटू सेंटर से इसका डिस्टेंस r/2, ये करना है। m1 r1 बराबर m2 r2, मास है एरिया इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी यहां कट जाएगा क्योंकि सेम मटेरियल है, तो डेंसिटी उड़ गया तो नहीं लिख रहे हैं इसको। अब तो एरिया लिखना है, अरे ये एरिया सर इतने पोर्शन एरिया, बड़ा एरिया में से ये छोटा एरिया घटा दो, बड़ा एरिया कितना हो गया πr² में से ये छोटा एरिया कितना बदल गया, इसका रेडियस कितना r/2, एक सर्कल इसका रेडियस r/2 है, तो πr²/4 है ना, इनटू x बराबर a2 इसका एरिया, तो क्या लिखेंगे πr²/4 इनटू r/2, बस इसी को सॉल्व करना। देखिए πr² यहां 4 एलसीएम लेंगे, 4 - 1 3 πr²/4 इनटू x बराबर πr²/4 इनटू r/2, πr²/4 कैंसिल, x बराबर होगा 3 इधर जाएगा r/6। नहीं आया समझ में, बहुत
मिटाए। अरे क्या वो सीवी मुस्कुरा रहे हो, बड़े जल्दी ब्रेक लेने की बोल रहे हैं। सीवी तुमसे भी उम्मीद थी, सीवी तो बोल रहा है रोटेशन उधर पड़ा, मोमेंट ऑफ ऐसा खत्म करो, तब आप सोचो क्या टाइम हो गया। अरे छोड़ो तो ब्रेक, 1:30 बजे तक पढ़ना आराम से अभ्यास। कल सीनियर मुझसे बहुत गुस्सा कर रही थी, बोले सर आपने ये क्या किया। मैंने कहा क्या किया बेटा। सर 2 बजे से एग्जाम और 1 बजे छोड़ रहे हो आप, 1 घंटा हम कहाँ जाएंगे। हमने कहा बात तो सही है, कल मैंने इसकी पीड़ा समझी, कल इसकी पीड़ा समझी और फिर मैंने कहा नहीं इसे एक राहत पैकेज दिया जाए। और मैंने कहा फिर मन ही मन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं बेटा 1:30 बजे पढ़ाऊंगा, अभी ऐसे पढ़ाऊंगा। देख लो अपना, तुम तो यही कह रही थी कि अब तो राहत पैकेज अनाउंस हो गया, मिटाए। ए साथ मिटा दो। देखो अच्छा बेटा एक सवाल दूं, बना लो तुम लोग। चलो एक सवाल देता हूं, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। चलो एक सवाल देता हूं, प्लीज बातें नहीं भाई। अरे यार प्लीज, और लगी घड़ी थी ये बुरा वक्त कितने देर में मुझेगा। अच्छा बेटा ये स्फीयर है, ये क्या है स्फीयर, इसका रेडियस r है या a है, और ये इतना पोर्शन काट दिया जो कि इसके सेंटर से c डिस्टेंस पर है। बताओ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताओ, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पता नहीं सेंटर ऑफ मास कहां किसके क्या देखना जरूरी। छोटे वाले का रेडियस b है, जो कटा हुआ पोर्शन उसका रेट नहीं दिया यार, सॉरी दिया ही नहीं है, क्या ही नहीं है। छोटे वाले का जो स्फीयर काट के निकाला है बेचारे का, उसका रेडियस नहीं दिया बेटा, ये बड़ा दुखदाई है, मैं क्या करूं। अब आप बताइए जरा जल्दी कृपया। ये नीट में आएगा, ये नीट में आएगा, आपको आता है तो तुरंत बनेगा, वरना राटा फैलेगा। बन गया दोस्त, नहीं बना। बोलो बोलो, हिम्मत जुटाओ, बोलो। नहीं बोलेगी? माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी। नहीं हो सकता है, क्या बोला है। चलिए रुक जाए, बोलो अमीर जी आंसर बोलो। क्या a/84, a/84। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों। अच्छा बताओ पहली बात कि सेंटर ऑफ मास किधर किसने का, जल्दी बताओ, राइट या लेफ्ट? अच्छा नीचे के साथ जाएगा। इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, और सेंटर से एक डिस्टेंस के नीचे। अब क्या पढ़े थे, m1 r1 और m2, m1 r1 की जगह v1 r1 और v2 r2 लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि मास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट है। मास और वॉल्यूम डेंसिटी, डेंसिटी तो घट जाएगा।
डायरेक्ट वॉल्यूम देखेंगे, नहीं आया वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम इसलिए वॉल्यूम मिटाएंगे 4/3 पाई r क्यूब, इसका रेडियस कितना का पड़ेगा a क्यूब में से 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना, जल्दी बताओ बच्चों, c, a माइनस c, हाँ a माइनस c का होल क्यूब, ठीक है, इंटू r1 का मतलब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस x बराबर v2 इसका वॉल्यूम 4/3 पाई, और क्या करेंगे, रेडियस कितना बेटा, a माइनस c का क्यूब इंटू डिस्टेंस, कहा कितना इसके सेंटर से इसका सेंटर डिस्टेंस c, ऐसे आ गया 4/3 पाई कैंसिल, 4/3 पाई कैंसिल, a क्यूब माइनस a माइनस c का होल क्यूब, डरना नहीं दोस्त, ठीक है, इंटू x बराबर हो गया a माइनस c का होल क्यूब इंटू c, x बराबर लिखना है a माइनस c का होल क्यूब इंटू c अपॉन a क्यूब माइनस a माइनस c का होल क्यूब, हो गया भाई, तो यही कहाँ से घबरा गया ना, मास से सी लेते हैं ना सब 4/3 पाई r क्यूब होता है दोस्त वॉल्यूम किसी स्फीयर का, गोले का होता है, इसका रेडियस कितना बेटा, a में से c घटाएगा तो ये रेडियस मिलेगा, a माइनस c का होल क्यूब, बेचारा घबरा गया, डर गया बेचारा, a माइनस c का होल क्यूब कहां से ले आया, इंटू c, अरे क्या बात है, v2 इंटू r2, इसका मास का सेंटर से डिस्टेंस कितना है c, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस c है, इसको ऐसे ही रहने दो, तो दिल पे क्यों ले रही है, सोनी दीदी बड़ी परेशान है भाई, सोनी दीदी बड़ी परेशान है भाई, बोली सर क्यूब है, इसको कुछ करो, ऐसे छोड़ दो बेटा, आंसर से ज्यादा मतलब कंसेप्ट में लिखो, क्या कंसेप्ट समझ में आया, अच्छा बेटा एक बोट वाला क्वेश्चन कराते हैं, बोट वाला क्वेश्चन आता है ना, दो आप देख, अरे अरे देख केवी कहां चल रही है भाई, तुम जितनी देर से क्लास चल रहा है तुम 2 बार आना जाना कर चुके हो, अच्छा एक बार, पूरा पानी पी गया बे, मिटा दे, चलो देखो बच्चों, देखो बच्चों, मिटाए, जरा सुनिए, छोड़िए दोस्त छोड़िए, अच्छा देखिए प्लीज इधर देखिए प्लीज, शांति सुनो, देखिए अगला प्रश्न है बेटा, जैसे बोलेगा कि मान लीजिए ये एक बोट है जो कि पानी में है, फ्रिक्शन नहीं लेना है, बोट और पानी में बोट अगर चलेगा तो फ्रिक्शन नहीं लेना है, अब देखिए यहां पर बेटा एक आदमी है और यहां पर दूसरा आदमी है, मान लीजिए बोट का मास है 20 kg, आराम से, क्या हुआ, अब बोट का लेंथ 4 मीटर है और दोनों बोट के दोनों एंड पर खड़े हैं, एक इधर और एक इधर, मान लीजिए आदमी ए इसका मास है 80 kg और ये आदमी बी इसका मास है 60 kg, अब फिजिक्स के सवाल को डिस्कस करने के लिए ये सेंटर पे आ गए, चलते चलते बोट के सेंटर पर आ गए, कहां पर आ गए बेटा, बोट के सेंटर पर आ गए, मतलब बोट के मिड में भी चल रहे, ये भी चल रहे हैं, और चलते चलते बोट के मिड पर आ गए, तो जैसे ये बोट के मिड पर आ जाएंगे, यहां से चल के ये बोट के मिड पर पहुंचेंगे, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द बोट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द बोट, रुक जाओ, छोड़ दो सब व्यर्थ है, मेरी बात सुनो, यह सवाल कैसे बनाएंगे, देखिए इसीलिए मैं इसे डिस्कस कर रहा हूं ताकि
आपको एक बार आइडिया लग जाए कि ऐसे सवाल कैसे बनाते हैं तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। मुंडी पर करिए, ध्यान से सुनिए, सब छोड़ दीजिए, पहले बाद में लिख लीजिएगा। ये आप ही के लिए है, ये आप ही के लिए है। आप लिखना तसल्ली से, आपसे पूछ के बिठाएंगे, मुंडी पर करेंगे। अच्छा बताओ बेटा, इस सिस्टम में 3 लोग हैं, ये 2 आदमी और एक ये मैन। सॉरी, ये 2 मैन और ये बोर्ड, ठीक है, ये सिस्टम में है। आओ आओ बेबी आओ, बैठो, बैठेगा, ठीक है, कॉफी बढ़िया शानदार है, बैठ। मनोज आ रहा है, मेजमेंट खाना खा रहा है। खैर सुनिए, क्या बना है मेस में, ये पूछ रही है, जरा पूछ लेना क्या बना है हमारे लिए। देखो बेटा देखो, खैर सुनते हैं ये सवाल कैसे बनाएंगे। देखिए 2 मास, 2 मैन है और ये बोट है। सिस्टम में कितने लोग हैं? 3। अच्छा 3 है, तो 3 है तो m1 डेल्टा r1 और m2 डेल्टा r2 लगाएंगे? अरे नहीं लगाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया बेटा, m1 डेल्टा r1 बराबर m2 डेल्टा r2 नहीं लगेगा। ये तो 2 के लिए लगता है, यहाँ कितने लोग हैं? 3। अरे बड़ी विकट समस्या हो गई, अब कैसे करें? ये तो 2 के लिए। अच्छा एक मिनट, तुम जरा सृष्टि, जरा सृजन से बात कर लेते हैं। सृजन के सिर में क्या चल रहा है, जरा ये पूछ लेते हैं। बताओ सृजन, अब इस सवाल को कैसे बनाएं? m1 डेल्टा r1 और m2 डेल्टा r2 फेल हो गया, अब क्या? r1 r2 r3 नहीं ले पाएंगे। हाँ छोड़ दो। अरे दोस्त, अरे क्या कर रहा है? देखो सिस्टम में कितने लोग हैं? 3। अब देखो बेटा कैसे बनाएंगे, सब कुछ छोड़ो और मेरी बात देखो। हाँ अब सब कुछ छोड़ो और ध्यान दो, उसको बोलना ध्यान देगा, छोड़ दो बेटा, सब ध्यान देगा। देखिए 3 रहता है तो ऐसे बनाए कीजिए, m1 डेल्टा r1 वेक्टर प्लस m2 डेल्टा r2 वेक्टर प्लस m3 डेल्टा r3 वेक्टर इक्वल टू 0। अच्छा बेटा ये वेक्टर फॉर्म लिखा, मतलब डायरेक्शन के साथ लिखना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए m1, पहले जैसे मान लीजिए कि 80 केजी को देखिए, मान लीजिए 80 केजी का आदमी, ये चलिए पहले बोट को देखते हैं। ये 20 केजी का बोट का सेंटर मास इसके मिड पॉइंट पर होगा, बोट का 20 केजी। अब सवाल ये उठता है सर जब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो सेंटर मास जाएगा किधर से, मतलब बोट किधर शिफ्ट होगा, इधर इधर। अच्छा सेंटर मास इस सिस्टम का जहां था वहीं रहेगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा, पानी का फ्रिक्शन नहीं है, ना कोई धकेल रहा है, कुछ है नहीं, तो यहाँ पर सिस्टम का सेंटर मास जहां वहीं था। अब देखो 20 केजी यहाँ पर है, यहाँ पर। अब बोट किधर खिसेगा, राइट की लेफ्ट? देखिए ऐसे नहीं बोल सकते कि लेफ्ट खिसकेगा राइट के, अगर आप बता सकते हैं तो सोच करके तो वेरी गुड। हम मान लेते किसी एक तरफ खिसका है, चाहे राइट मानिए चाहे लेफ्ट मानिए, किसी एक तरफ मान लीजिए आगे की तरफ खिसका, मैंने ऐसे मान लिया कि एक से आगे खिसका, ये मैंने एज्यूम करा है। अगर सॉल्व करने के बाद आंसर प्लस में आया x की वैल्यू, बोलेंगे बिल्कुल सही माना था, राइट ही खिसकेगा। अगर सॉल्व करने पर माइनस आया तो बोलेंगे जिधर खिसका तो उसके अपोजिट बेसिकली खिसकेगा। तो चलिए मैंने माना बोट आगे खिसका, तो 20 बोट का मास इनटू डेल्टा r1 वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो डिस्प्लेसमेंट तो x है, और किधर खिसका, आगे की तरफ, आगे वाले डायरेक्शन को क्या माने, प्लस माने, तो प्लस x प्लस। अब आइए 80 केजी की बात करते हैं। अभी पहले आप बोट को पकड़ लीजिए, बोट को पकड़ लिया मैंने बोट को। अब 80 केजी इधर चला, 2 मीटर तो चलेगा, 4 का 2 मीटर तो चला ही चला। अगर मैंने बोट को पकड़ लिया, बोट बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो 2 मीटर तो चला ही चला। अब बोट आगे x डिस्टेंस खिसक गया, तो ये 80 जो है वो 2 + x खिसक जाएगा, आगे की तरफ है तो प्लस में 80 × 2 + x प्लस m3 ये 60 केजी, 60 2 माइनस है। अच्छा देखिए इसको आपने पकड़ा, 2 मीटर ये इधर चला और x पीछे खिसक गया, बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? अब एक मिनट, अगर आपने 2 - x लिखा तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ है, पीछे की तरफ हुआ ना। आप बोलेंगे 60 केजी 2 मीटर आगे गया और x डिस्टेंस खिसक गया पीछे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो आगे आया ना 2 - x, नहीं आया समझ में? अरे यार, तो अगर आपने 2 - x किया तो ऐसा मन ही मन सोच के चलना, 2 मीटर बड़ा x छोटा है,
2 आगे गया और x पीछे किसका है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस x, ये पीछे की तरफ है, आगे वाले डायरेक्शन को प्लस था तो पीछे डायरेक्शन को माइनस रखेंगे। और अगर आपने यहां पर बोला नहीं सर मैं ऐसा करता हूं कि 2 मीटर पीछे गया और x ज्यादा खिसक गया, तो अब अगर x माइनस 2 करेंगे तो x बड़ा मान लिया है आपने, ये इधर खिसका तो प्लस करना पड़ जाएगा, नहीं आया। जैसे ये कोई बॉडी है 60 kg का, अगर ये 2 मीटर आगे गया पीछे गया और अगर आपने इसको x डिस्टेंस बोर्ड पीछे खिसका दिया इसको, तो आपने अगर 2 माइनस x रखा तो मन ही मन सोचा आपने कि 2 बड़ा x छोटा है, 2 माइनस x इधर आगे पीछे की तरफ है तो आगे माइनस लगाया डायरेक्शन। अगर आपने बोला नहीं सर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं तो बोलूंगा सर 60 और सर 2 मीटर बड़ी मेहनत से गया और x मीटर बोर्ड में खिसका दिया, x माइनस 2 लिखना चाहते हैं सर, तो x में से 2 घटा रहे थे, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इधर आ गया और ये डायरेक्शन कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस लिखेंगे और यहाँ x माइनस 2, तो बात तो एक ही है, अरे बात तो देखिए कोई भी एक मान लो ना, क्या फर्क पड़ता, बोलो क्लियर। अब मुझे x सॉल्व करना है और देखते हैं अगर x पॉजिटिव आया तो जिधर माना ठीक माना है, अगर x नेगेटिव आया तो जिधर माना उसके अपोजिट होगा, देखते हैं। एक मिनट चलिए 0 हो गया ठीक, 2 डिवाइड में कर लो तो x हो गया, 2/2 कट गया, 8/4 2 हो गया और 6/2 3 हो गया, आराम से बराबर 0, x प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2x 3x कहां पर लाहौर वाला, अभी तो बहुत बड़ा खतरनाक काम में रहता, 4x प्लस 3x 7x और x 8x हो गया ठीक, और 8 माइनस 6 प्लस 2 बराबर 0, 8x बराबर माइनस 2, x बराबर माइनस 1/4 मीटर। सर माइनस आ रहा है, इसका मतलब जिधर माना था उसके बोलेंगे 1 मीटर 1/4 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, नहीं आया, पहुंचो आज पहुंचो, आज पहुंचो, घबराना नहीं बस। सुनाई नहीं दिया, कोई बात नहीं, यही M4 डेल्टा R4 वेक्टर हो जाता है, वो टेंशन मत लो, जब तुम अपने हॉस्टल के कमरे में से बना रही होगी तो बिल्कुल नहीं बोल जाऊंगा बेटा, ये मेरा वादा है, ठीक है। ब्रेक चाहिए क्या, कुछ लोग बेचारे आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि सर ब्रेक तो दे दो, रैप करो, ब्रेक चाहिए, हाँ